नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयंक डूडी और आप देख रहे हैं स्टडी अल्लाह बोल। स्टडी अल्लाह बोल पे आप सभी का मेरी तरफ से स्वागत है। बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो पूरे मैथ्स की जान है, चाहे वो अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो। परसेंटेज आपको आना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ्स में परसेंटेज का यूज होता रहता है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको आना चाहिए। मैं आपको ये 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। मैं आज आपको पार्ट 1 करा रहा हूँ, परसेंटेज के कुछ बेसिक्स करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको 2 पार्ट और कराऊंगा, उनमें मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल डिस्कस करूंगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, परसेंट। पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब 100 में कोई भी वैल्यू होती है वो होती है परसेंटेज। 100 में कोई भी वैल्यू होती है वो होती है परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100। अगर किसी भी वैल्यू के सामने परसेंटेज का साइन लगा है और आपको उस साइन को हटाना है, तो आपको उस वैल्यू में 100 का भाग देना होगा। जैसे क्या है, 20%। अगर आपको परसेंटेज का साइन हटाना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 20% हटा दिया, 100 का भाग दे दिया, कितना आ गया, 1/5। ये जो आपका 1/5 आया है, इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे आपको दिया हुआ है 25% और इसका आपको परसेंटेज का साइन हटाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके लिए क्या करना होगा, 25%, 25 बटा परसेंटेज के साइन के लिए 100 से आपको इसे भाग करना होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ये जो आपका 1/4 आया, ये ही फ्रैक्शन वैल्यू है। हो सकता है आपको वो फ्रैक्शन वैल्यू देके परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहे। जैसे आपको दे दिया कि 1/11 ये दे रखा आपको, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1/11 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। 11 × 99 बच कितना गया, 1 और 1/11, मतलब 1/11 को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 9 सही 1/11। मैं ऐसा ही आपके सामने एक परसेंटेज और फ्रैक्शन का चार्ट शो कर रहा हूं, उसमें सारे परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू लिखे हुए हैं। कुछ परसेंटेज और फ्रैक्शंस आपको याद हैं, और अगर आपको इनको डेली रूटीन में यूज करोगे तो बाकी भी आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ दे रखा है कि 100% बराबर है 1, तो 100 परसेंटेज हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 100 से भाग देना पड़ा, कितना आ गया, 1 आ गया। दे रखा है 50%, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ा, 100 से मुझे भाग देना पड़ा, कितना आ गया, 1/2 आ गया। ऐसे ही 1/3, 33 से ही 1/3, 33 × 99, 33 से ही 1/3, 33 × 99, 99 रे कितना हो गया, 100, 100/3। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 1/3 आ गया। ऐसे ही सारे परसेंटेज और फ्रैक्शन दिए हुए हैं। 1/4 का मतलब होता है 25%, 1/5 का मतलब होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16 से ही 2/3%, और 1/7 का मतलब होता है 14 से ही 2/7%। ऐसा ही आपको 15 तक याद कर लेना है। 1/8 का मतलब होता है 12 से ही 1/2%। जैसे बच्चों आपका 1/8 है, ये 1/4 का ही मल्टीपल है। जैसे मैंने क्या लिखा, 1/4 बराबर आपको पता है 25% होता है। अगर मैं दोनों ही वैल्यू का आधा कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1/4 का आधा मतलब 2 का डिवाइड, इसमें भी 2 का डिवाइड, कितना हो गया, 1/8 हो गया। 1/8 बराबर 25 में मैंने 2 का भाग दिया तो बच्चों कितना आ गया, 12 से ही 1/2%। ऐसे ही 1/9 का होता है 11 से ही 1/9%। 1/10 का होता है 10%। 1/11 का होता है 9 से ही 1/11%। और 1/12 का होता है 8 से ही 1/3%। ये 1/6 का ही मल्टीपल है। 1/6 का आपको पता है 16 से ही 2/3 होता है, और मैं इसका हाफ करूंगा
तो 16 का आधा 8 और 2/3 का आधा 1/3, तो 8 से ही 1/3 आपका इसका परसेंटेज आ गया। 1/13 का होता है 7 से ही 9/13 परसेंटेज, और 1/14 का होता है 7 से ही 1/7 परसेंटेज। ये 1/7 का ही है। 1/7 का कितना होता है बच्चों? 14 से ही 2/7 परसेंटेज होता है। मैं इसका हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 7, इसका हाफ करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/7। अगला दे रखा आपको 1/15। 1/15 का होता है 6 से ही 2/3 परसेंटेज। 1/16 का होता है 6 से ही 1/4 परसेंटेज, और 1/17 का होता है 5 से ही 15/17 परसेंटेज। 1/18 का होता है 5 से ही 5/9 परसेंटेज। 1/19 का होता है 5 से ही 1/19 परसेंटेज, और 20 परसेंटेज का होता है 1/20 का होता है 5 परसेंटेज। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज और फ्रैक्शंस और हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा हो जैसे आपको दे रखा हो 40 परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 40/100। दोनों में कितने का भाग जा सकता है? चलो आधा आधा कर दो, 2/5। ऐसे ही 60 परसेंटेज का होता है 3/5, और ऐसे ही 75% का होता है 3/4। अब होता क्या है बच्चों, एग्जाम में आपको कुछ जटिल फ्रैक्शन दे दिए जाते हैं या कुछ जटिल परसेंटेज दे दिया जाता है। अगर परसेंटेज दिया है तो वो कहेगा इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अगर फ्रैक्शन दिया है तो वो कहेगा इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। इसके लिए आपको करना क्या है, कोई भी जटिल फ्रैक्शन हो उसे अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ देना है। जिस फ्रैक्शन का आपको या जिन परसेंटेज का आपको वैल्यू पता है उन दो पार्ट में उसको तोड़ देना है। जैसे मान लो आपके पास एग्जाम में ये आ गया 37 सही 1/2 परसेंटेज, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको इसे 25 परसेंटेज प्लस 12.5 परसेंटेज, दो वैल्यू में मैंने इसको तोड़ दिया। अब मुझे 25 परसेंटेज का भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है और 12.5 परसेंटेज का 12 से ही 1/2 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू भी पता है। मैंने क्या करा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और ये क्या है, ये 25 का आधा ही तो है, मतलब 1/8। 12 से ही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू भी 1/8 होता है। अब क्या करा मैंने, यहाँ से 8 एलसीएम लिया, 2 बार चला गया, 1 बार चला गया, तो यहाँ से जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई 3/8 आ गई। मतलब 37 से ही 1/2 परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू है बच्चों वो है 3/8। जैसे मान लो आपके पास कुछ और दिया हुआ है, आपके पास दिया आ गया मान लो 157 से ही 1/7 परसेंटेज। इसे ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है आपको। इसे आपको फिर अलग अलग पार्ट्स में तोड़ देना है। जैसे आपने क्या करा, इसे 150 परसेंटेज प्लस 7 से ही 1/7 परसेंटेज, दो पार्ट में आपने इसको तोड़ दिया। 150 परसेंटेज का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/2 होता है, और 7 से ही 1/7 परसेंटेज आपने अभी चार्ट में देखा था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/14। आपने क्या करा, यहाँ से 14 एलसीएम लिया, कितनी बार गया 7 बार, 7 या 21, 14 में 14 का गया 1 बार, कितना आ गया 22/14। मैंने 2 से दोनों को काट दिया, कितना आ गया 11/7। मतलब 157 से ही 1/7 परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया 11/7 आ गया। जैसे मान लो अगला आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपके मान लो फ्रैक्शन दिया हुआ है 191 से ही 2/3, कितना दिया हुआ है 191 से ही 2/3 परसेंटेज। ये कह रहा है इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 191 को आपको बच्चों क्या करना है, इसके नजदीकी फ्रैक्शन देख लेना है या नजदीकी परसेंटेज देख लेना है, सॉरी, जिसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता हो। तो इसके नजदीकी परसेंटेज कौन सा है 200। 200 में से कितना कम है, 200 में से आपको सीधा सा दिखाई दे रहा है कि इसे मैं 192 मान लेता हूं, तो कितना कम है, सीधा सा 8 कम है। और बाद में देख लेना कि 1 में से कितना कम है, 1 में से कितना कम है 1 माइनस 2/3, तो कितना आ गया 200 माइनस 8, 3 कम है इसमें से, 3 में से
2 गया तो 1, 8 से ही 1/3। 200% का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है कि 2 होता है, और 8 से ही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/12। 12 2 24, 24 माइनस 1 23/12। ये जो आपका 191 से ही 2/3% आपको दे रखा है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 23/12। अब आपको करना क्या है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये इतना टाइम लगेगा, इतना लेंथी होगा। ये कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका डेली रूटीन में आप इसे यूज करोगे तो ये बहुत कम समय में हो जाएगा। 10 से 12 सेकंड आपको लगने वाले, इससे ज्यादा समय नहीं लगने वाला। अब परसेंटेज और फ्रैक्शंस पे आधारित कुछ इजी सवाल हैं, वो कर लेते हैं। आपके सामने सवाल है एक कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि आपको 50% दे रखा है, 50% का आपको पता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, और जो भी हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं उसमें जो नीचे वाला नंबर होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। क्या होता है? ओरिजिनल नंबर होता है। अब ये कह रहा है ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनमें बी का वेतन कितना है? बी का वेतन है 2, क्योंकि ये ओरिजिनल नंबर है, और ए का वेतन कितना है? 1, तो कितना हो गया? 3। ठीक, यहाँ बी दे रखा है, इसलिए जो नीचे वाली वैल्यू है वो बी के लिए है। किसके लिए है? बी के लिए। अब सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि जो बी का वेतन है वो ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बच्चों कितना कम है? 1 कम है। 1 कितने पे कम है? 3 पर कम है, तो 1/3। 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। अगला सवाल आपका है, अगर किसी संख्या में 11 सही 1/9% जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है, वास्तविक संख्या बताइए। अब बच्चों आपको पता है कि 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11 सही 1/9% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/9। यहाँ क्या आ रहा है? आपने 9 में 1 जोड़ दिया जाए मतलब 10, और सवाल में कितना दे रखा है? 900। ये कह रहा है उस संख्या में 11 से 1/9% जोड़ दिया जाए तो 900 बनता है। 900 यहाँ से मेरे पास 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 90। नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ओरिजिनल नंबर को मैं 90 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 810 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर है। तो वास्तविक संख्या बच्चों कितनी आ गई? 810 आ गई। अगला सवाल है, अगर किसी संख्या का 14 सही 2/7% इसी में जोड़ दिया जाए तो 64 बनता है, वास्तविक संख्या बताइए। जैसे आपको सवाल, ये सवाल आप मतलब पेपर पेन मोड से नहीं, एकदम माइंड में कैलकुलेशन करके इसे जल्दी से कर सकते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू वगैरह सब याद हो जाते हैं तो। 14 सही 2/7% का मैंने आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू बताया था वो था 1/7। अब ये सवाल में तो कह रहा है 64 बनता है, और अपने कितना आ रहा है? 7 में 1 जोड़ दिया तो कितना आ रहा है? 8। ये कह रहा है 64। 1 यूनिट का मान आ गया 8। 7 यूनिट का मान चाहिए मुझे, क्योंकि नीचे वाला नंबर होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है। तो नीचे वाले नंबर को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 56, जो कि मेरा वास्तविक संख्या है, मेरा आंसर है। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो खुद का 157 से 1/7% हो जाती है, मूल संख्या बताओ। बस वही मैंने अभी पहले ही बताया था आपको, 157 से 1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के। 157 को मैंने क्या करा? 150 प्लस 7 से ही 1/7% दो फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ दिया। 150% का मुझे फ्रैक्शन वैल्यू पता है 3/2 होता है। कितना होता है? 3/2 होता है। और 7 से ही 1/7% होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपने अभी चार्ट में देखा था 1/14 होता है। मैंने 14 एलसीएम लिया, कितनी बार गया? 7 बार, 7 या 21 प्लस 1 22। 22/14 2 से मैंने काट दिया 11/7। कितना आ गया? 11/7।
7, 11/7। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 157 से 1/7% का। अब आप सोच रहे हो मुझे इतना टाइम लगेगा। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दोगे 11 सही 11/7। ये आपको एग्जाम में ये सब करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आप माइंड में भी कर सकते हैं। यहाँ आ रहा है अपने 7 में 4 जोड़ दिया जाए, 7 में कितना जोड़ दिया जाए 4 जोड़ दिया जाए, जबकि सवाल में कितना कह रहा है 12 जोड़ दिया जाए। 1 यूनिट का मान 3, 7 यूनिट, नीचे वाला नंबर हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। 7 को भी मैं 3 गुणा पे बिठाऊंगा तो 7 तियां 21, मतलब मेरी जो ओरिजिनल मूल संख्या है वो कितनी है बच्चों 21 है। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है संतरे की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए यदि वो अपना खर्चा 10% बढ़ाने के लिए तैयार है। अगर कीमत खपत वाले सवाल में आपको बच्चों 2% दे रखे हो तो आपको हमेशा करना क्या है, परसेंटेज में ही रखना, उस वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए आपको अगर 2% दे रखा हो तो उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना। जैसे मैंने क्या करा 100 मान लिया, आपको पता है कोई भी वैल्यू होती है वो 100 होती है। पहले मान लो उसकी कीमत थी 100 थी, ये कह रहा है 20% की उसमें वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई 120 हो गई। मैंने मान लिया उसकी जो खपत थी उसकी जो खर्चा था वो पहले 100 था, अब कितना हो गया 10% बढ़ गया, मतलब 110 हो गया। उसे अपनी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए 10 कम कर देनी चाहिए, तभी तो उसका जो लेवल है वो बन पाएगा, जो कि उसकी अपनी जो कीमत बढ़ी है उसके लेवल में। तो आपको क्या करना है, कितने की कमी करनी है खपत में 10 की कमी करनी है। कितने पे करनी है 120 पे करनी है। 1/12 का मतलब ये आपको पता है कि 8 सही 1/3% होता है। कितना होता है 8 सही 1/3% होता है। तो उसे करना क्या होगा 8 सही 1/3% की अपनी खपत में कमी करनी होगी। अगला सवाल है यदि चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। करना क्या आपको, यहाँ दे रखा है 10% की कमी, 10% का मतलब होता है बच्चों 1/10। कितनी थी पहले वैल्यू या कीमत 10 थी, अब कितनी हो गई 1 कम हो गई तो कितनी हो गई 9। अब उसे करना क्या है, अगर किसी चीज की या वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसे खपत बढ़ानी पड़ती है, तभी उनका लेवल मेंटेन हो पाता है। अब इसे कितने बढ़ानी पड़ेगी अपनी खपत 1 बढ़ानी पड़ेगी। कितने पे बढ़ानी पड़ेगी 9 पे बढ़ानी पड़ेगी। 1/9 का मतलब ही होता है 11 सही 1/9%। अब एग्जाम में अगर ऐसे आ जाए 10% की वृद्धि, दूसरा सवाल ऐसे हो 10% वृद्धि मतलब 1/10, 10 की जगह उसका मूल्य कितना हो गया 11। उसे खपत कितनी करनी है 1 कम करनी है। कितने पे करनी है 11 पे करनी है। 1/11 का मतलब ये होता है 9 सही 1/11%। मतलब अगर आपको एग्जाम में वहां वृद्धि दे रखा है तो ये आंसर आएगा, और कमी दे रखा है तो ये आंसर आएगा। तो अपने सवाल का आंसर है ये। ठीक है, एग्जाम में आपको दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक महिला को अपनी खपत कितने किलो कम कर देनी चाहिए यदि वो अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती और शुरू में उसकी खपत 48 किलो है। मान लो कोई महिला है, उसकी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई। चीनी की कीमत में 20% का मतलब होता है 1/5। पहले वो कितनी खपत करती थी 6 खपत करती थी, 5 और 1 6। कितनी करती थी 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है 48। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8। तो वर्तमान खपत उसकी कितनी है 5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, तो 8 पंजू 40। आपको पता है कि अगर कीमत में वृद्धि हुई है तो उसे खपत कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी 8 कम करनी पड़ेगी। तो 48 में से 8 गया तो कितना आ गया 40। मतलब जो वर्तमान खपत है वो पहले की खपत से
कम होगी क्योंकि कीमत में वृद्धि हो गई है। अगला सवाल आपका ये है, आम की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक महिला को 200 रुपये में 12 किलो कम आम मिलते हैं, तो उसकी मूल खपत एवं वर्तमान खपत बताइए। अब आपको करना क्या है कि 30% दे रखा है। 30% का मतलब ये आपको पता है 30/100, 3/10। ये कह रहा है 12 किलो आम कम मिलते हैं, जबकि अपने सवाल में क्या आ रहा है 3 किलो आम कम मिलते हैं। तो मैं इसे 3 का इसमें भाग दे दूंगा तो कितने आएगा, 4 आएगा। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 4 आ गया। 10 यूनिट का मान कितना हो गया, 40। कितना हो गया, 40। तो जो उसकी वर्तमान खपत है वो कितनी है, 40। कमी कितने की हो गई, 12 की। तो उसकी मूल खपत पहले ओरिजिनल जो खपत है वो कितनी रही होगी, 40 + 12 52। कितनी रही होगी, 52। तो अपना जो वर्तमान खपत है बच्चों वो आ गया 40, और उसकी प्रारंभिक जो खपत थी वो थी 52। प्रारंभिक या मूल खपत जो भी थी वो कितनी थी, 52 थी। अगला सवाल है, टमाटर की कीमत में 40% की वृद्धि होने के कारण एक महिला की वर्तमान खपत बताइए यदि वो अपना खर्चा 20% बढ़ाना चाहती है और उसकी मूल खपत 49 किलो है। मैंने कहा था अगर 2% दे रखे हो तो आपको उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना। मैंने क्या करा, 100 मान लिया उसकी कीमत भी और उसका खर्चा भी। कीमत कितनी हो गई बच्चों, 40% की वृद्धि मतलब 140, और खर्चा में 20% की वृद्धि मतलब कितना हो गया, 120। उसे अपनी खपत में कितने की कमी करनी है, 20 की कमी करनी है। कितने पे करनी है, 140 पे करनी है। तो कितना आ गया, 1/7। और ये कह रहा है कि जो उसकी मूल खपत है वो 49 किलो है। 1/7, मूल खपत कितनी है, 49 किलो। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 7। वर्तमान खपत उसकी कितनी है, 1 यूनिट कम हो गया मतलब 6 है उसकी वर्तमान खपत। तो 7 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 42। मतलब उसकी जो वर्तमान खपत है वो है 42 किलो। आपको पता है कीमत में वृद्धि हो गई तो खपत उसकी जो मूल खपत थी उससे कम आएगी। मतलब 49 में से 7 यूनिट गया तो कितना आ गया, 42। आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन प्रतिशत बताइए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, x + y + xy / 100। बस यही फॉर्मूला इसमें काम आएगा। मैंने क्या करा, x की जगह मैंने लिख दिया 20% की वृद्धि, फिर कह रहा है 20% की कमी तो -20, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -20 × 20/100। 20 में से 20 गया, कितना आ गया, -4। मतलब उसके वेतन में 4% की कमी हुई। कितने की कमी हुई, -4% की उसके वेतन में कमी हो गई। अगला सवाल है आपका, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई फिर 10% की कमी की गई, परिवर्तन प्रतिशत बताइए। फिर वही फॉर्मूला लगाना है। पहले 20% की वृद्धि मतलब 20 और 10% की कमी, क्या कह रहा है, 10% की कमी तो -10, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो -200/100। 2 0 से 2 0 हो गया, ये कितना आ गया, 20 में से 10 गया तो 10, 10 - 2 कितना आ गया, 8%। मतलब उसके वेतन में 8% की वृद्धि होगी। कितने की, 8% की वृद्धि हो गई। अगला सवाल है आपका, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। अब ये कह रहा है 50% की बढ़ोतरी। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब पहले किसी वृत्त की त्रिज्या थी 2, अब बढ़ के कितनी हो गई, 2 और 1 3। मतलब r1 थी 2, अब r2 हो गई 3। मैंने 2 वृत्त लिए, पहला ये है πr1² और दूसरा है πr2²।
पाई पाई दोनों में कॉमन है, मैंने काट। r1 का स्क्वायर, r1 कितना है आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर, r2 कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि, कितने पे 4 पे, 5/4 इंटू 100, 25 25 5 125, मतलब उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि हो गई, उसका क्षेत्रफल 125% इंक्रीज हो गया। अगला सवाल है आपका, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेलन का फॉर्मूला होता है आयतन का बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। मैंने 2 बेलन ले लिए, पाई r1 स्क्वायर एच h1 और पाई r2 स्क्वायर एच, दोनों में पाई कॉमन है, मैंने काट दिया। ये कह रहा है बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 20% का मतलब होता है 1/5। पहले बेलन की त्रिज्या कितनी थी 5, अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई 6, मतलब r1 कितना था 5 और r2 कितना हो गया 6। ये कह रहा है ऊंचाई में 50% की कमी कर दी जाए, ऊंचाई कितनी थी पहले 50% का मतलब होता है 1/2, कितना होता है 1/2, मतलब ऊंचाई पहले थी 2 तो h1 कितनी थी 2, अब बढ़ के कितनी हो गई, सॉरी कमी हो रही है तो ऊंचाई h2 कितनी हो गई, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, फॉर्मूले में रख देते हैं r1 का स्क्वायर, r1 का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, h1 का मान कितना है 2 तो 2 से मल्टीप्लाई, r2 का स्क्वायर, r2 का मान कितना है 6 तो 6 का स्क्वायर 36, h1 का मान कितना है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 50 और ये कितना है 36। आयतन में कितने की कमी 14 की कमी, कितने पे 50 पे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितनी बार गया 2 बार तो कितना आ गया 14 28, मतलब उसके आयतन में 28% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई 28% की कमी, पहले आयतन था उसका 50 और अब आयतन हो गया 36। चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 और 3 में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद साथियों।